उनका रुख छावनी के मेस की तरफ था। रास्ते के दोनों तरफ में फौजी ट्रक किसी भी खतरनाक और हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार खड़े थे। उनके गिरदा गिर्द सर्दी से ठिठुरते डोगरा फौजी अपनी राइफलें दोनों टांगों के दरमियान खड़ी किए अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोर जोर से रगड़ते हुए उनमें से बिजली पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मेस के बाहर ही इंचार्ज द्वारकादास उसका मुंतजिर था। उसने बगैर दुआ सलाम के ममदू पर हस्बे साबिक तंज किया। बोला, आओ मियाँ, रात क्या चढ़ा ली थी, आंखें बड़ी चढ़ी हुई हैं। ममदू ने दूध का बर्तन बरामदे में रखते हुए कानों को हाथ लगाए। बोला, तौबा तौबा महाराज जी, किस हराम शय का नाम ले दिया सुबह ही सुबह। वो तो भाई जम्मू से आया था बेचारा, उधर हालात जरा खराब ही हैं। हम दोनों रात गए तक पुरानी यादें ताज़ा करते रहे, बड़ी देर बाद मिले हैं ना। ममदू ने उसकी बात का जवाब देते हुए अमीर खान के तारुफ के मरहले से भी जान छुड़ा ली। द्वारकादास ने कहा, अबे क्या बात करता है जम्मू की, किसकी मजाल है कि वहां सर उठाए। अपनी भारतीय सेना आ गई है वहां, वो तो यहाँ साले मुसले करते फिरते हैं, वरना तो सारे कश्मीर में। उसने बात अधूरी छोड़कर ममदू के कंधे पर हस्बे आदत जोर से हाथ मारा। फिर बोला, बस बेटा 2-4 रोज की ही बात है, फिर देखना यहाँ भी फौज के पहुंचते ही सब साले ठीक हो जाएंगे। उन लोगों को इल्म था कि ममदू गुज्जर मुसलमान है। वो उसे कट्टर नेशनलिस्ट कश्मीरी समझते थे और बिला तकल्लुफ उसके सामने राज की बातें कहे जाते थे। द्वारकादास ने भारतीय फौज की आमद की तरफ इशारा किया था। उन लोगों को इल्म था कि मारो मार करती भारतीय सेना अब पूंछ और राजौड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो लोग रास्ते में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते और मुमकिना यूरिश को कुचलने के इम्कानात पर मुकम्मल नजर रखने के बाद ही आगे बढ़ते थे, ताकि उनका अकब मुजाहिदीन के हमलों से महफूज रहे। जहां कहीं भी भारतीय फौज पहुंचती, सबसे पहले वो मकामी मुसलमानों में से सरकर्दा और पाकिस्तान के हिमायती अफराद को किसी न किसी बहाने साफ कर देती। उसके बाद मजबूत मोर्चा बंदियां कायम होती। मकामी नज़्म नस्क का कंट्रोल भारतीय फौज का अफसर संभालता और वहां मार्शल लॉ की सी सूरत कायम करने के बाद ही वो लोग आगे बढ़ते। दूध मापने वाला पैमाना और खाली बर्तन वो लोग किचन के बाहर बरामदे ही में ले आए थे। ममदू गुज्जर तो उनके साथ बातें करने लगा था, जबकि अमीर खान की बेकरार नजरों ने माहौल का गहरा जायजा लेना शुरू कर दिया। उसकी बेचैन नजरों का फोकस जल्द ही किचन से 10-12 गज दूर बनी कोठरियों की उस कतार पर फिक्स हो गया जहां मातूब फौजियों को रखा जाता था। उसने सोचा, अगर सजावल यहीं ज़ेर-ए-ताब है तो उसे इस वक्त इन्हीं कोठरियों में से किसी एक में होना चाहिए। ठिठरा और सहमा हुआ सूरज अब पूंछ की पहाड़ियों पर किरणें बखेरने लगा था। बरामदे के सामने सूरज की पहली किरणों का रक्स जारी हो चुका था। ममदू गुज्जर ने अचानक घूमकर अमीर खान को मुखातिब किया। भाई साहब, यहाँ पाले में खड़े क्यों अपनी कुल्फी जमा रहे हो? वहाँ सामने धूप में जाकर बैठ जाओ, अभी लाला जी चाय पिलाते हैं, वहीं धूप में बैठकर पियेंगे, बड़ा लुत्फ रहेगा। क्यों लाला जी महाराज? उसने द्वारकादास की तरफ देखकर खामखा दांत निकाल दिए। द्वारकादास ने कहा, तुम लोगों की मांगने की आदत नहीं गई। फिर उसने बावर्ची खाने में किसी को आवाज देकर उनके लिए चाय लाने का कहा। उसकी तंज की काट बड़ी गहरी थी, लेकिन क्या मजाल जो एक शिकन भी कहीं ममदू या अमीर खान के माथे पर नमूदार हुई हो। दोनों बेशर्मी से दांत निकाल रहे थे। फिर ममदू तो लाला द्वारकादास के साथ पाव शेर का जोड़ तोड़ करने लगा और अमीर खान आहिस्ता आहिस्ता कोठरियों के आगे फैलती धूप की तरफ बढ़ने लगा। दिन का उजाला फैलने और नाश्ते का वक्त होने की वजह से उसे अपने कुर्ब जवार में कहीं क्वार्टर गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उन लोगों को कम से कम यहाँ किसी गैर मामूली सूरत हाल के वकूअ पजीर होने का यकीन नहीं था। कोठरियों से कुछ फासले पर फौजी जरूर आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अमीर खान बड़ी बेताबी से उस अहाते में घुसने के मौके तलाश कर रहा था, लेकिन कोई बहाना हाथ नहीं आ रहा था। एक एक लम्हा कीमती था। किसी भी वक्त किसी के इस तरफ आ निकलने से अंदर दाखिल होने और कोठरियों में झांक कर देखने के तमाम मौके ज़ाया हो जाते और तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी घड़ी कुछ भी वकूअ पजीर हो सकता था। फिर खुदा जाने ऐसा मौका कब मयस्सर आए। वो बड़ी शशोपंज में था। सामने बरामदे में उसे ममदू गुज्जर का कहकहा सुनाई दिया। वो अपनी तमाम तर सलाहियतें द्वारकादास का ध्यान उस तरफ लगाए रखने पर सर्फ कर रहा था। महज एक लम्हे के लिए अमीर खान ने कुछ सोचा, फिर उसके कदम बेख्तियार उसी कोठरियों वाले अहाते की तरफ उठ गए। उस अहाते के 3 अतराफ में कोठरियां बनी हुई थीं। सामने की समत अंदर जाने का रास्ता होने की वजह से खाली था और वहां दरवाजे नाम की कोई शय नहीं थी। पहले शायद ये कोठरियां घोड़ों के अस्तबल का काम देती होंगी, लेकिन अब डोगरा फौज ने उन्हें क्वार्टर्स में तब्दील कर दिया था और ये सेल सजा याफ्ता कैदियों के लिए मखसूस हो गए थे। अमीर खान ने इजारबंद ढीला कर लिया और बज़ाहिर वो रफ़ा हाजत के इरादे से उस तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों तरफ बने 10 सेलों में से 9 खाली थे। आखिरी सेल जो एक कतार के कोने पर बना था, वहीं अमीर खान की मुराद बर आई जब सजावल को उसने कोठरी के एक कोने में दीवार से टेक लगाकर सर झुकाए बैठे देखा। उसके होंठ तशद्दुद की वजह से कई जगह से फट गए थे
और होंठों की सतह पर बाज जगह अब भी स्याह रंग के खून के धब्बे जमे साफ नजर आ रहे थे। चेहरे पर पड़े नील अब सुर्खी माइल से स्याही माइल हो रहे थे और चेहरे की सूजन का ये आलम था कि उसे अपनी आंखें भी जोर लगाकर खुली रखनी पड़ती थी। कपड़े चीथड़ों की शक्ल में जिस्म पर लटक रहे थे। उसके चेहरे पर टपकती वहशत पर नजरें ठहरती नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी मांद नहीं पड़ी थी, जूं कि तू बाकी थी। आमिर खान का रहा सजावल। सजावल उसकी आवाज पर चौंका और उसे यूं आंखें मल कर देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर किसी न किसी तरह घिसटता हुआ उसके करीब आ गया। उसने सजावल के नजदीक आते ही कहा, खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, मेजर राम सिंह पर ऐसी सायका गिरेगी कि उसके घिनौने अजाइम समेत उसे भस्म कर डालेगी। सजावल ने कहा, सायका दुश्मन का मुकद्दर है। उसके लहजे का वक़ार भी उसके अज़्म की तरह कायम दायम था। बमुश्किल 1 मिनट के बाद ही दोनों में एक मंसूबा तय पा चुका था। गुफ्तगू के खात्मे तक आमिर खान ने इजारबंद हाथों में पकड़े रखा था। फिर वो उसी पोजीशन में आगे बढ़ गया और जब वो फरागत पाकर खड़ा हुआ तो एक संतरी उसकी तरफ राइफल ताने उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था। जनरल तारिक रुकने या अफसोस करने का कायल नहीं था। वो रात के दूसरे ही पहर बारामूला से रवाना हो गया। उसकी गाड़ी का रुख श्रीनगर की तरफ था, जहां अब कबायलियों ने हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन बहुत वक्त जाया करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान की क़यादत में भारतीय पलटनें धड़ाधड़ कश्मीर में उतरना शुरू हो गई थी। कश्मीर तक जमीनी रास्ते से आने का मामला होता तो शायद वो लोग कभी इतनी जल्दी कामयाबी हासिल न कर पाते। लेकिन पाकिस्तान के बरक्स भारत के हिस्से में एक मजबूत, मुनज़्ज़म और मुकम्मल एयरफोर्स आई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स बज़ाहिर तो बरतानवी हवाई फौज का बेड़ा था, लेकिन 1945 के बाद से हिंदुस्तान की हद तक उस पर अमली हुक्मरानी भारतीय गैर मुस्लिमों की थी। मुसलमान किनारे पाकिस्तान ने जब हकीकत का रूप धारना शुरू किया तो चाणक्य की रूहानी औलाद ने उसी वक्त से इस मुस्लिम मुमलिकत की तबाही का सामान करना शुरू कर दिया था, जो अभी वजूद में भी नहीं आई थी। एक साजिश के तहत जिसमें उन लोगों को फिरंगियों की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। हिंदुस्तान भर के करीबन तमाम एयर हेडक्वार्टर्स, सिलेक्शन बोर्ड्स और भर्ती के दफातर तो हिंदू अफसरान के कब्जे में दे दिए गए थे। तमाम भारतीय अफसरान ने इस बात का अज़्म कर रखा था कि वो किसी मुसलमान को पायलट नहीं बनने देंगे। अंग्रेज अफसरान तक हमेशा गलत इत्तलात पहुंचाई जाती थी। 1946 तक एयरफोर्स के तमाम मेसों में एयरमैनों के लिए एक ही खाना पकता था और गोश्त हलाल होकर आता था। लेकिन 1946 में जब मुस्लिम लीग ने उरूज हासिल किया और कांग्रेस को भी इस बात का यकीन हो गया कि पाकिस्तान बनकर रहेगा, तो हिंदू सिख एयरमैनों ने हड़ताल की धमकी देकर अपने लिए झटके का गोश्त मंगवाना शुरू कर दिया। इस बात पर एहतजाज करने वाले मुसलमान एयरमैनों का कोर्ट मार्शल हुआ और उनमें से बेशतर को नौकरी से हाथ धोने पड़े। बर्रे सगीर में फजाई तरबियत के लिए 2 मराकज़ कायम किए गए थे। इब्तदाई तरबियत के लिए अम्बाला और आला तरबियत के लिए जोधपुर। तकसीम मुल्क के बाद ये दोनों फजाई तरबियती मराकज़ भारत को मिल गए, जहां ट्रेनिंग से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी और जदीद तरीन आलात मौजूद थे। एक साजिश के तहत करीबन तमाम अहम स्क्वाड्रन भारतीय हवाई अड्डों पर मुंतकिल कर दिए गए थे। इब्तिदा में पाकिस्तान को चंद टेम्पेस्ट तैयारे देकर टरखा दिया गया। जमीनी स्टाफ न होने के बराबर था। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले एयरफोर्स के मुलाजिमीन की ज्यादा तादाद को जनूबी हिंद के दूर दराज स्टेशनों पर डिपोर्ट कर दिया गया और मुल्क तकसीम होते ही उनकी हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तान तक जिंदा सलामत पहुंचना भी उनके लिए मसला बन गया। सिवाय पेशावर के, जहां मुसलमान अफसरान ज्यादा तादाद में थे, बाकी तमाम फजाई अड्डों मसलन माड़ीपुर, ड्रिग रोड, चकलाला, रिसालपुर वगैरह वीरान पड़े हुए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग या एक आध नाकारा तैयारा ही चंद ऐसी निशानियां रह गई थीं जो उनके एयरफोर्स स्टेशन होने की निशानदही करती थी। रवानगी के वक्त गैर मुस्लिम एयरमैन तैयारों के स्पेयर पार्ट्स निकालकर उन्हें अपने साथ ही भारत ले गए थे। इस तरह उन्होंने यहाँ से बच जाने वाले जहाज़ों को भी अमलन नाकारा कर दिया था और जो इंजन सही सलामत बचे उन्हें वो लोग जाते जाते कबाड़ियों के हाथ फरोख्त कर गए। अब सूरत हाल ये थी कि मजबूत हवाई अड्डे, तरबियती मराकज़, हवाबाज और तैयारे मुनज़्ज़म और मजबूत निज़ाम के साथ भारतीय फ़ज़ाइया के पास मौजूद थे। कश्मीर में मुदाखलत का बहाना हाथ आते ही विंग कमांडर मेहर सिंह तमाम भारतीय फ़ज़ाइया को हरकत में ले आया और देवहैकल डिकोटा जहाज़ों में भर भर कर भारतीय हवाबाज अपनी आर्मी को श्रीनगर और जम्मू पहुंचाने लगे। इन फौज बरदार तैयारों की हिफाजत के लिए उस दौर के लड़ाका तैयारे हरिकेन और स्पिटफायर भी उनके साथ साथ परवाज किया करते थे। एक तरफ तो एयरफोर्स ने बार बरदारी का जिम्मा उठाया और दूसरी तरफ वो लोग अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ मैदान जंग में कूद पड़े और उनकी नाकाबिल इलाज बमबारी ने कबायलियों के कदम रोक दिए। उनकी दीदा दलेरी का ये आलम था कि ये लोग अक्सर गुजरात के निवाही इलाके बल्कि मरी तक पर बमबारी करके चले जाते थे। हमारे पास अव्वल तो उनके मुकाबले के लिए कुछ नहीं था। अगर पास कुछ था तो पाकिस्तान एयरफोर्स उनके खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकती थी,
क्योंकि इस सिलसिले में हुकूमत के दो टोक और सख्त अहकामात मौजूद थे। जनरल तारिक की मौजूदगी बारामूला में कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। उन्हें इल्म था कि मकामी गद्दारों ने ये इत्तला आगे पहुंचा दी होगी और सुबह होते ही भारतीय फजाइया के तैयारे चीलों की तरह आसमान को भर देंगे और वो जनरल को मारने के लिए सरधड़ की बाजी लगा देंगे। लेकिन श्रीनगर तक पहुंचना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक महास की सूरत हाल सिर्फ कानों सुनी थी, आंखों से वो अब देखने जा रहे थे। रात के दूसरे पहर वो श्रीनगर से 10 मील दूर मुजाहिदीन की एक चौकी के पास रुक गए, जहां कबायली मुजाहिदीन अगले रोज अलसुबह हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। यहीं पहुंचकर जनरल को अंदरूने खाना हालात का इल्म हुआ और इस तल्ख हकीकत का इदराक भी कि अब कबायली मुजाहिदीन का मुकाबला डोगरा फौज से नहीं बल्कि भारतीय मुसल्लह अफवाज से है, जिसने हवाई अड्डे और श्रीनगर पैरामीटर के गिरदा गिर्द मजबूत मोर्चाबंदियां कर ली हैं। जनरल ने वहां रुककर वक्त जाया करने की बजाय आगे सफर करने का कसद किया और सुबह तुलू होने से पहले वो चौथे संगे मील पर खड़े थे, जहां से श्रीनगर सिर्फ 4 मील दूर था। सड़क के गिरदा गिर्द भारतीय फौज ने मोर्चे संभाल लिए थे। उन लोगों ने कदम कदम पर रुकावटें खड़ी करके मोर्चे कायम कर लिए थे। बड़ा खतरा उन्हें श्रीनगर के अंदर से हमले का था, लेकिन उस तरफ से शेख अब्दुल्ला ने उन्हें मुकम्मल इत्मीनान दिला रखा था और अपने अकब को इस तरह महफूज होने से भारतीय फौज का मोराल आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। कबायलियों ने श्रीनगर पर बजाय सामने से हमला करने के दाएं बाएं पहलू से दाखिल होने का फैसला कर लिया और उन्होंने ये तरीका आजमाया भी। लेकिन कुदरत भी शायद इधर मेहरबान थी कि श्रीनगर के मज़ाफात में खड़े पानी ने उनका रास्ता रोक लिया। इस तरह दुश्मन को एक कुदरती आड़ मैसर आ गई। मुजाहिदीन पीछे हट गए और उन्होंने एक इंतहाई कदम उठाया। वो लोग भारतीय फौज के बिल्कुल सामने से हमलावर हुए, लेकिन सामने से आने वाले मार्टर और हैवी मशीन गन के फायर ने और पीछे से आने वाले तोपखाने की गोलाबारी ने उनके इस हमले को बुरी तरह नाकाम कर दिया। जनरल तारिक आंखों से दूरबीन लगाए एक कदरे महफूज आड़ में खड़े मैदान कारजार का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कबायली मुजाहिदों के पलटने और झपटने के कई मुजाहिरे इससे पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनके अंदाज ही निराले थे। अपने असलाफ की रिवायत दोहराने के लिए वो जान से भी गुजर रहे थे। ऐन उन लम्हात में जब कबायली मुजाहिदीन पसपाई इख्तियार कर रहे थे और सूरज श्रीनगर की पहाड़ियों पर आग बखेर रहा था। हवाई अड्डे की तरफ से टेम्पेस्ट और स्पिट फायर नमूदार हुए। विंग कमांडर मेहर सिंह बजाते खुद इस हमले की क़यादत कर रहा था। उसके इल्म में महाज पर जनरल तारिक की मौजूदगी आ चुकी थी और इस बात का इल्म भी उसे था कि जनरल के अपने भी उसकी मदद को नहीं आएंगे और यहाँ मौजूद कबायलियों की 303 की राइफलें या एक आध मशीन गन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उसने फतह के नशे को दो आतिशा करने के लिए बैक वक्त कबायलियों और जनरल तारिक के मुश्तरका शिकार का फैसला कर लिया और अब अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए अपने 5 साथियों के हमरा हमलावर हुआ था। जनरल तारिक ने किसी महफूज मकाम तक पहुंचने के लिए वहां से बारामूला की तरफ लौट जाने का फैसला कर लिया था और अभी वो अपनी जीप के नजदीक ही पहुंचे थे जब आसमान भारतीय तैयारों की चिंगाड़ से लरजने लगा। विंग कमांडर मेहर सिंह ने शायद उनकी जीप पहचान ली थी और वो पेशामदा फतह के नशे से सरशार अब खासी नीची परवाज करता जीप पर रॉकेट फेंकने आ रहा था। जनरल के लिए ये कोई नया खेल नहीं था। महज चंद लम्हों में वो तैयार हो चुके थे। उन्होंने तैयारों की आवाज सुनते ही जीप से बाहर छलांग लगाई और ड्राइवर को जीप भगा ले जाने का हुक्म दिया। खुद वो लुढ़कनियां खाते नजदीकी दरख्तों की तरफ जा रहे थे। विंग कमांडर मेहर सिंह का तैयारा अपने पीछे गोलियों की कतार बनाता जीप पर आ रहा था। ड्राइवर ने उसे नजदीक आने का मौका दिए बगैर एक झटके से मोड़ काटा और जीप को इंतहाई खतरनाक अंदाज से बाईं तरफ लुढ़का दिया। मेहर सिंह चकरा गया। उसके सामने बुलंदोबाला पहाड़ी अपने नजदीक आती महसूस हो रही थी। अपने बाएं हाथ लगी स्टिक को उसने एकदम सीधा करके तैयारे को झटके से ऊपर उठाना चाहा। तैयारे का मुंह ऊपर को उठा ही उठा रह गया। पहाड़ी की चोटी पर बैठा एक कबायली मुजाहिद जाने कब से इस साथ का मुंतजिर था। उसकी राइफल की 3 गोलियां बैक वक्त स्क्रीन से टकराईं, जिनमें से 2 स्क्रीन को तोड़कर मेहर सिंह के जिस्म में घुस गईं। दिमाग में फटने वाली गोली ने उसका सर तोड़ दिया और भारत का मायानाज विंग कमांडर, जिसने कश्मीर पर एयरफोर्स का साया करके उसे मजलूमों के हाथ जाने से बचा लिया था, कोई कारनामा अंजाम दिए बगैर अपने अंजाम को पहुंच गया। लीडर की मौत ने फॉर्मेशन के बाकी तैयारों को लौट जाने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ ही जनरल तारिक छलांग लगाकर जीप में जा बैठा। उन्होंने ड्राइविंग सीट खुद संभाली थी और रवानगी से पहले इस बात का बखूबी अंदाजा कर लिया था कि अगर किसी भी तरह वो चंद बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ तक ले आएं और उनमें सवार करके मुजाहिदीन को श्रीनगर में दाखिल कर दें तो शायद तारीख का धारा अपना रुख बदल ले। उन्हें हर सूरत में ये बख्तरबंद गाड़ियां हासिल करना थी और यही इरादा लेकर वो रावलपिंडी की तरफ उड़े जा रहे थे।
नबी खान ने बजाते खुद उनका इस्तकबाल किया था। उसने उन 50 मुजाहिदीन को होम गार्ड्स के लिबादे में जम्मू तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रखा था। इस सिलसिले में एक प्लान उसने हुसैन खान के सामने रख दिया। उन लोगों को अब 2 हिस्सों में बंटकर सफर करना था। नबी खान की मशहूर कुन शख्सियत का जादू शेरू पर चल चुका था। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान भी नहीं था। नबी खान ने बिलाखिर उसे सायका से मुतारिफ करवा दिया था और 3 घंटे की मुसलसल गुफ्तगू के बाद जब दूसरी तरफ हुसैन खान एक भरपूर नींद से लुत्फानंदोज होकर अब बेदार हो चुका था, शेरू ने सायका के लिए मर मिटने का हल्फ उठा लिया था। उसे मरूब करने के लिए यही बात काफी थी कि हुसैन खान तंजीम का खासा पुराना जानिसार है, जिसने आज तक अपनी वाबस्तगी का किसी को शक भी नहीं होने दिया। नबी खान ने उसे कहा, मेरा ख्याल है अब तुम आराम करो, हम लोग शाम के बाद यहाँ से निकलेंगे। हुसैन खान ने नबी खान की तरफ देखा। उसने कहा, मैं जरा अमीरा कदाल तक हुआ हूँ, एक अरसा हो गया श्रीनगर में आए हुए, लोगों के ख्यालात भी देख लूं। नबी खान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि हालात अब तवक्को से बढ़कर खतरनाक हो गए हैं और दोपहर तक हर सूरत में लौट आना। फी अमानिल्लाह कहकर हुसैन खान बाहर निकल आया। उन दिनों अमीरा कताल के बाजारों में ये बात आम थी कि शेख अब्दुल्लाह को 2 करोड़ रुपए और कश्मीर में वजारत उज़्मा के एवज कश्मीर को भारत में जम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पेशकश इतनी पुरकशिश थी कि शेख के लिए इनकार की गुंजाइश रह ही नहीं गई थी। हुसैन खान अमीरा कदाल के कहवा खाने में बैठा रेडियो पर खबरें सुन रहा था। श्रीनगर के मुसलमानों के लिए अब इसके सिवा और कोई मशगला बाकी नहीं रहा था कि वो हर रोज 12 बजे रेडियो से खबरें सुनकर अपना दिल जलाया करें। खबरों के खात्मे पर हस्बे मामूल कहवा खाने सियासी अखाड़ा बन गए। बज़ाहिर तो हुसैन खान होंठों से कहवे की प्याली लगाए बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान लोगों की गुफ्तगू की तरफ था। अचानक वो चौंका। होटल के दरवाजे से उसका देरीना रफीक कयूम अंदर दाखिल हो रहा था, जिसने CID के लिए अच्छे खासे कारनामे अंजाम दिए थे और जो हुसैन खान की असलियत से भी वाकिफ था। हुसैन खान जानता था कि यहाँ होटल में भी यकीनन उसके साथ ही मौजूद होंगे, क्योंकि खुसूसन श्रीनगर में ऐसे हालात पर कड़ी नजर रखी जाती थी। उसने चाहा कि कयूम से नजरें बचा कर निकल जाए और इस इरादे से वो उठा और होटल के काउंटर की तरफ चल दिया। लेकिन अभी वो काउंटर पर पैसे देकर घूमा ही था कि कयूम की नजरें उससे टकरा गईं। हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात से कयूम उससे मुखातिब हुआ। तुम यहाँ भी आ गए, अब ज्यादा चालाकी न दिखाना। उसने अपने होल्स्टर पर हाथ डालते हुए हुसैन खान को हुक्म दिया। हुसैन खान को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि महज एक लम्हे की गफलत भी उसे ले डूबेगी। उसने कयूम को होल्स्टर में हाथ डालते देख लिया था। यहाँ भी वो सरकारी वर्दी में तो घूमने से रहा,